सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर चैनल लर्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th का फिजिक्स का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो, आप सबके लिए ये चैप्टर कॉमन है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर का जितना भी थ्योरी पोर्शन है, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी आपके फार्मूलाज हो गए, जितने भी आपके ग्राफ्स हैं, जितने आपके डेरिवेशंस हैं बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, सबको हम लोग एक डिटेल वाइज एंड द कंसेप्चुअल फॉर्म में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनीष तिवारी एंड अगेन यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल लर्नोलॉजी। सो 1 2 3 एंड लेट्स गो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को, जिसका नाम है मोशन इन वन डिमेंशन, या फिर हम लोग इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर फिजिक्स की जो एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, उसके अंदर से ये चैप्टर डिराइव किया गया है। जो ये मोशन इन वन डिमेंशन चैप्टर है, ये फिज़िक्स की मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर से आया है। अब ये मैकेनिक्स क्या होती है? देखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग बनाए तो क्या बनेगी? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। ठीक है। अब देखिए, उसी मैकेनिक्स ब्रांच की एक और सब ब्रांच होती है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेमैटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स। अब ये काइनेमैटिक्स क्या होती है? ये जो हमारा चैप्टर है मोशन इन वन डिमेंशन, ये काइनेमैटिक्स ब्रांच से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या होती है। काइनेमैटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। यानी कि हम लोग यहाँ पे स्टडी मोशन की तो करते हैं, लेकिन हम लोग मोशन के पीछे होने वाले कारण को हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं। क्या मतलब? चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, काइनेमैटिक्स अब देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसकी पोजीशन 1 है एंड ये इसकी मान लेते हैं पोजीशन B है। ठीक है। तो देखो, मैंने जब ये A पोजीशन पे था तो मैंने इस पर फोर्स लगाई। मैंने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स लगाई, पीछे से एक पुश किया। तो ये क्या करेगा? A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? मोशन होगा। भाई, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस को क्या किया? चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई देखो, A से लेके B तक पहुँचने में इसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा। उस टाइम को मान लेते हैं हम लोग के लगे हैं 2 सेकेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे मोशन का जो कॉज है वो क्या है? फोर्स। लेकिन काइनेमैटिक्स में हम लोग इस कॉज को क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। काइनेमैटिक्स में हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ हम लोग को इतने पार्ट से लेना देना है, हम लोग फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है आपकी काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मोशन। मोशन क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट एंड टाइम। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट एंड टाइम, तो हम लोग कहेंगे कि वो किस में है? वो मोशन में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कार का। कार यहाँ पे A पॉइंट पे है। आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट के टाइम के बाद वो पॉइंट B पे पहुँच गई। देखिए, सेम कार है, पहले वो पॉइंट A पे थी, 2 मिनट के बाद वो पॉइंट B पे पहुँच गई। यानी कि यहाँ पे क्या है? कार मोशन में है। कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। हम लोग देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बनाई हुई है कि ये आपकी रोड है जिसके ऊपर एक कार चल रही है। ठीक है, इस रोड पे एक कार चल रही है जिसको एक ड्राइवर चला रहा है। तो देखिए, जो कार के अंदर पर्सन बैठा है उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या होगा कि जो बाहर की चीज़ें, जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बाहर के जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपके हो सकते हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, रुकी हुई चीज़ें हैं, या कोई पर्सन खड़ा है, तो उसको लगेगा कि जो चीज़ें हैं वो सारी मोशन में। कार के बाहर की सारी चीज़ें किस में? मोशन में। लेकिन जो सेकंड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है
एक पर्सन का जो कार के बाहर खड़ा हुआ है, रोड के फुटपाथ में, मान लेते हैं फुटपाथ पे खड़ा हुआ है। अब देखिए इस बंदे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग कार मोशन में है। भाई देखो, जो बंदा रोड पे खड़ा है उसके सामने से कार झीं करके निकल जाए तो वो तो यही देखेगा कि कार जो है मोशन में है, कार मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को बार बार बदल रही है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है मोशन की, वो आती है कि मोशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर जो मोशन होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रॉम वेयर अ पर्सन या ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग दी अदर ऑब्जेक्ट। देखिए इस पर्सन के हिसाब से जो कार है वो मोशन में है, लेकिन जो कार के अंदर पर्सन बैठा जो कार को चला रहा है उसके हिसाब से जो बाहर की चीज़ें हैं, जो ये पर्सन है, ये सारी चीज़ें क्या है, मोशन में है। यानी कि मोशन किस पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसी पॉइंट से आप मोशन को कंसीडर करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इस चैप्टर का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए, अब हम लोग ने देख लिया मोशन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, यानी कि मोशन से जुड़ी हुई जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहली टर्म आती है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, अगर इसको एकदम सिंपल डेफिनेशन में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ अनफिक्स्ड डायरेक्शन। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहली बात कि वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो जो डिस्टेंस है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, देखिए सबसे पहले देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इनके पास दे डू नॉट कंटेन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इनके पास फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, इनके पास फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड इनके पास होता है, इनके पास कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि यहाँ पे ये लोग क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। क्या है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में ये लोग मूव कर सकते हैं। इनके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपको इसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही मूव करना है। यानी डायरेक्शन को लेके ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एग्जांपल की मदद से आपको मैं समझाता हूँ। मान लो पॉइंट ए है एंड ये है पॉइंट बी। देखिए पॉइंट ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप देख सकते हो। एक रास्ता ये है जिसमें क्या आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज करता जा रहा है। देखिए पहले ये इस डायरेक्शन में गया, फिर इसने फिर से डायरेक्शन चेंज की, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेट चला, फिर देखिए आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर ये बी पे पहुँचा। यानी कि आप क्या चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इसने एक जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये किस में ट्रैवल किया है, अनफिक्स्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। यानी कि इसने डायरेक्शन एक स्पेसिफिक नहीं चूज़ की है कि ए से लेके बी तक स्ट्रेट चले गए, इसने अलग अलग डायरेक्शंस का यूज़ करके बी पे ये पहुंचा है। वैसे ये डिस्टेंस भी आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसे 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 घूम घाम के गया है यहाँ पे बी पे। और एक सबसे जो छोटा डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं वो क्या है, ए से डायरेक्ट बी, ए से एकदम स्ट्रेट बी, ये क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस आप देख पा रहे हो। क्या है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, फिलहाल आप समझिए इसको। देखो इस वाले रास्ते से जब ये गया तो इसने कितना टोटल पाथ लेंथ कवर किया, 18 किलोमीटर। जब ये ए से लेके बी तक एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में गया विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, तो इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर ये इस डायरेक्शन से गया, ये आड़ी तिरछी से, तो इसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो ओवरऑल इन सारे केसों में हमको क्या दिख रहा है कि डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। चलिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि डिस्टेंस क्या होता है, कि स्केलर क्वांटिटी होता है जहाँ पे
नो फिक्स डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम लोग वैल्यू भी कहते हैं, जैसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 100 मीटर, ये सारे क्या हैं आपके डिस्टेंसेस हैं। चलिए डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन दिस पाथ लेंथ विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं कह रहा हूँ, देखो ए से लेके बी तक आपके 2 पॉइंट्स हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट अगर आपको यहाँ पे करना है तो आपको एकदम फिक्स्ड डायरेक्शन में, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। आपने अगर ज़रा सी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज किया ना तो वो डिस्टेंस बन जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। यही यहाँ पे एक कंडीशन होती है। क्यों होती है ये, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए क्या है हमारी टर्म, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारी सेकेंड टर्म है रिलेटेड टू दी मोशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है वेक्टर। क्यों वेक्टर होती है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। क्या होती है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन, पहली बात। एंड द सेकेंड थिंग इज यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो एंड सेकंड थिंग एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, क्या मतलब है, फिक्स्ड डायरेक्शन मतलब यानी कि ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका मोशन कर रहा है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर उसने ज़रा सी भी अपनी डायरेक्शन ऐसे सीधे चलते चलते ऐसे कर ली तो वो डिस्टेंस बन जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखो ए से बी जाने के यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, एक ऐसे गोल गोल घूम घूम के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया गया है। अगर हम दूसरा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए इसने फिर से यहाँ पे डायरेक्शन बहुत बार चेंज की है ए टू बी पहुँचने में, तो ये भी क्या होगा, आपका एक डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब देखिए ए से बी इसने एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, ये क्या है, ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ऐसा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया हो विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब एक इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिस्टेंस है एंड कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखिए ए टू बी, यहाँ पे हमको एक रास्ता दिया गया है जिसमें ये पहले तो स्ट्रेट चला, फिर इसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर लिया, और यहाँ पे कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट की कि आप डायरेक्शन को बदल नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज, और जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, फिर से यहाँ पे ए टू बी हम लोग को जाना है। तो ये देखिए बहुत देर तक ये तो स्ट्रेट चला, यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्ट्रेट चला, लेकिन फिर इसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली, यानी यहाँ पे फिर से क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे ए टू बी। अब देखिए यहाँ पे ए टू बी इसने एकदम स्ट्रेट ट्रैवल किया है, यहाँ पे इसने एक भी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, समझिए आप बात को। फिक्स डायरेक्शन में अगर कोई भी आप ट्रैवल करोगे तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, बस सिंपल सी बात है, इतना समझिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वह मैं आपको बता ही चुका हूँ, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास डायरेक्शन फिक्स्ड हो और फिक्स्ड मैग्नीट्यूड या वैल्यू हो। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा भाई, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस भी कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए भाई, मान लो ए पॉइंट है आपके पास और एक पॉइंट है बी। ठीक है, ए से लेके बी तक आप एकदम स्ट्रेट गए, तो देखो आपने यहाँ पे ज़रा सी भी डायरेक्शन चेंज नहीं की, यानी कि सबसे पहली बात कि ये तो आपने यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे डिस्टेंस भी तो हुआ है भाई, देखो आपने कुछ ना कुछ पाथ लेंथ भी तो कवर की है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो देखो मान लेते हैं ए से बी आप जब एकदम स्ट्रेट लाइन में गए तो आपने कितना पाथ लेंथ कवर किया, मान लेते हैं कितना आपने पाथ लेंथ कवर किया, आपने मान लेते हैं कवर किया है 10 किलोमीटर। तो भाई 10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस भी यहाँ पे हो गया, सिंपल सी बात है। एंड 10 किलोमीटर आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, एंड ये दोनों बराबर हो गए, दोनों ही 10 किलोमीटर के बराबर हैं। तो ये कब होगा, कौन से केस में होगा? जब ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तब आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। सिंपल। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव बट कांट बी ज़ीरो और नेगेटिव बिकॉज इट डजेंट हैव एनी फिक्स्ड डायरेक्शन। देखिए जो डिस्टेंस हमारा होता है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ना ही जीरो हो सकता है। देखो डिस्टेंस, हम लोगों ने डिस्टेंस क्या देखा था कि डिस्टेंस हमेशा एक कह सकते हैं अनफिक्स डायरेक्शन में आप कहीं भी जाओ वो डिस्टेंस कहलाएगा। वहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन की वो ज़रूरत नहीं कि आपको सिर्फ इसी डायरेक्शन में चलना है। तो देखो मान लो ए टू बी आप गए, स्ट्रेट लाइन में ही आप गए, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं 10 किलोमीटर का है। तो भाई ये तो पॉजिटिव ही हुआ ना, ये डिस्टेंस कैसा है, ये पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या, जब आप इसी डायरेक्शन से वापस आ जाओ। तो अगर आप बी से ए आप वापस आ गए, बी से ए आप अगर वापस आ गए, तो आपका ये फिर से 10 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया, यानी कि 10 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 0। 10 से 10 कट गया। लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक छूट है। क्या छूट है? कि आप किसी भी डायरेक्शन से मूव कर सकते हो। ये तो केस तब होगा ना जब आप उसी से गए उसी से वापस आ गए, तो हमारा ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जाते टाइम तो मान लेते हैं आपने यही डायरेक्शन फॉलो की, लेकिन अगर ए से बी आप वापस आ रहे हो, तो आप मान लो ऐसे आप वापस आ गए, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, यानी कि यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो गई। मान लेते हैं ये हो गया आपका 9 किलोमीटर, ये क्या हो गया आपका 9 किलोमीटर हो गया। यानी कि जो डिस्टेंस हमारा होता है मोटे तौर पे कहा जाए तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ना ही वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्योंकि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन। क्योंकि देखिए इसके पास तो कंडीशन है भाई, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये किसी और डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर सकता। तो भाई मान लो आपको मैंने एक शर्त दे दी कि भाई तू जिस डायरेक्शन से जाएगा उसी से वापस आएगा, चाहे उसमें जितना ट्रैफिक हो, जितना रुकावटें हों। मान लो आपको ए से बी जाना है और ये कितना है, 20 किलोमीटर का है रास्ता। तो आप ए से बी गए इसी डायरेक्शन में, और बी से आप वापस आ गए बी से। तो देखो आपने फिर से वही डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। डिस्प्लेसमेंट में आपके पास क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाधा है, आपको इसी को फॉलो करना है। आपने अगर ज़रा सा भी अपना आड़ा तिरछा कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बात को समझ पा रहे होंगे मेरी। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि 20 किलोमीटर वो गया पॉजिटिव, और फिर वो 20 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, इससे ये कट जाएगा और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई इसको अगर आप फिजिकल वे में देखो तो देखो ना, ए से बी वो गया, फिर से बी से ए पे वापस आ गया, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो हो गया ना। आप तो चले ही नहीं, आप फिर से उसी पॉइंट पे वापस आ गए जहाँ पे आपने शुरुआत की थी चलने की। समझ पा रहे हैं आप बात को? इसीलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, तो ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड हमारा जो रिलेटेड क्या है टर्म है मोशन का, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई। मान लो आपके बाइक की स्पीड, आपके कार की स्पीड, ये सारी हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते ही रहते हैं, अपने रोज़ डेली लाइफ में यूज करते ही रहते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? अगर डेफिनेशन बोली जाए तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है वो कितने टाइम में ट्रैवल करता है, अगर हम लोग उसको डिवाइड कर दें तो हमको स्पीड मिल जाती है। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे यूज़ किया गया है। डिस्टेंस आप सब लोग जानते हो क्या होता है, स्केलर, इसलिए ये पूरा टर्म क्या हो गया, स्केलर हो गया। ठीक है। यूनिट्स ऑफ स्पीड, स्पीड की 2 यूनिट्स होती हैं। देखिए, अगर आपने स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आप यूज़ करोगे मीटर बाय सेकेंड। लेकिन अगर आपका जो डिस्टेंस है वो लार्ज है तो आप यूज़ करोगे किलोमीटर बाय सेकेंड। देखिए, मान लो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए से बी, वो कितना 100 मीटर का है, और कितना आपको टाइम लगा, मान लेते हैं लगा है आपको 20 सेकेंड इसको ट्रैवल करने में। ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई अपनी स्पीड बताओ, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना मैंने ट्रैवल किया इसे भी, 100 मीटर। टाइम कितना लगा मुझे भाई, 20 सेकेंड लग गए। इससे इसको काट देंगे, कितने बार कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या है, स्पीड निकल कर आ गई। अब ये मीटर पर सेकेंड क्यों निकल कर आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये स्मॉल डिस्टेंस था। ये क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड वैल्यू यूज़ की गई है। ठीक है। चलिए, अगर लार्ज डिस्टेंस हो, किलोमीटर्स में हो, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे तो ये क्वेश्चंस में आपको गिवन रहता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ स्पीड, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो स्पीड आपकी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिस्टेंस को निकाल रहे होते हैं। वेलोसिटी में क्या होता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकाल रहे होते हैं। तो देखिए, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं, बस सेम है। वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देते हैं टाइम से। स्पीड अगर निकालनी होती तो क्या कर देते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे, देखो, जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या दी गई हो, अनफिक्स दे रखी हो, यानी कि कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है डायरेक्शन में कि आपको इसी में मूव करना है, तो वहाँ पे डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर कोई फिक्स्ड डायरेक्शन दी गई है तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। स्पीड में क्या चीज़ आती है, डिस्टेंस आता है, इसलिए ये स्केलर हो जाता है। वेलोसिटी में क्या आता है, आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, इसलिए क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी जो डायरेक्शन वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है। तो अब जैसे आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीड, इसका मतलब क्या है कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, दोनों मतलब एक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला टाइप ऑफ स्पीड का या टाइप ऑफ वेलोसिटी का क्या होता है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए, ये जो शब्द है एवरेज, ये कब आता है, व्हेन अ टाइम ड्यूरेशन इज़ लॉन्ग, जब आपका जो टाइम ड्यूरेशन है आपके सफ़र का वो क्या हो, लंबा हो। देखो, मान लो आप मुंबई से आप गोवा जा रहे हो। ठीक है। मुंबई से गोवा जाने का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है भाई, और टाइम भी देखिए, डिस्टेंस अगर ज़्यादा तो टाइम भी आपको ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, एक सेकेंड। देखिए, मान लो आपका ये क्या है, लखनऊ है। ठीक है। लखनऊ तो आप मान लो जा रहे हो दिल्ली। ठीक है। लखनऊ से आप दिल्ली जा रहे हो, तो देखो, लखनऊ से दिल्ली मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर दूर है, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में आपको 6 घंटे का टाइम लगता है। तो जब आप दिल्ली पहुँच जाओ तो आपसे आपका कोई दोस्त पूछ ले कि भाई अपने ट्रेन की, अपने बस की, अपने कार की एवरेज स्पीड बता भाई, कितनी स्पीड रही होगी। तो देखो, आप यहाँ पे कंफर्म स्पीड नहीं बता सकते हो कि इसी स्पीड में आपकी कार चली, आपकी बस चली। मान लो इस पॉइंट पे आपकी कार बस ने स्पीड अपनी चेंज कर ली, इस पॉइंट पे आपकी कार ने अपनी स्पीड चेंज कर ली, यहाँ पे आपकी स्पीड या वेलोसिटी आपकी चेंज हो गई। यानी कि हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, यानी कि ओवरऑल क्या निकालते हैं, ओवरऑल। एवरेज कैसे निकलता है, जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम टेकन से, तो हमको एवरेज पता चल जाता है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल, मुंबई टू गोवा यहाँ पे जा रहे हैं, तो देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चले। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका जो स्पीड है वो क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका 40 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि आप देख रहे हो कि ओवरऑल जो पूरा डिस्टेंस था मुंबई टू गोवा, उसमें 3 बार आपके ट्रेन की, बस की, आपके जो भी आपका व्हीकल है उसकी स्पीड 3 बार चेंज हुई है। यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग को एवरेज स्पीड निकालनी कि भाई ओवरऑल कितनी स्पीड रही होगी, तो क्या कर देंगे भाई, टोटल डिस्टेंस से जितना डिस्टेंस तुमने ट्रैवल किया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। इससे आपकी निकल आती एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप समझ गए कब निकलेगी, जब आपका टाइम ड्यूरेशन लंबा हो।
सेकंड हमारा आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक सेकंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। सबसे पहले देखिए वर्ड इंस्टेंटेनियस, व्हेन अ टाइम ड्यूरेशन इज़ वेरी शॉर्ट, ये जस्ट अपोजिट आपके एवरेज स्पीड का। मान लो आप कोई लंबा डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, लखनऊ टू दिल्ली, मैं आपसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड पूछ लूँ, मैंने आपको इस पॉइंट पे आप जो है ट्रैवल कर रहे थे, मैंने आपसे इस टाइम पे स्पीड पूछ ली कि भाई एग्जैक्ट स्पीड बता इस टाइम पे कितनी, तो आप बताओगे कुछ भी वाले आप बता सकते हो, 30 किलोमीटर है अभी भाई, 40 किलोमीटर पे चल रही है अभी, 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। तो ये जो स्पीड है एक क्षणिक समय के लिए, एकदम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो स्पीड हमारी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी इंस्टेंट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्स यहाँ पे क्या है आपका डिस्टेंस हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, टी आपका क्या है टाइम। अब ये डी डी यहाँ पे क्यों लगा भाई, डी का मतलब है टेंड्स टू जीरो, यानी कि एकदम छोटा डिस्टेंस और एकदम छोटा समय। क्योंकि देखो जो ये डिस्टेंस है, ये जो एक्स जो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत छोटा है। मैंने आपसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड पूछ ली, वेलोसिटी पूछ ली, तो वो क्या होगा, एकदम छोटा समय है, बहुत छोटी दूरी है, इसलिए यहाँ पे डी लगा देते हैं। डी का मतलब क्या है, एकदम छोटा, एकदम स्मॉल, इसलिए यहाँ पे हम लोग डी यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड भी इसको कहा जाता है। देखिए यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या है कि कोई चीज़ क्या है, सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कोई चीज़ क्या है, सेम है, जो चीज़ बदल नहीं रही है। व्हेन स्पीड इज़ या व्हेन वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, जब आपकी वेलोसिटी आपकी स्पीड क्या हो कांस्टेंट हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ये कब होगा भाई कांस्टेंट, सेम डिस्टेंस या सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन सेम टाइम। जब सेम डिस्टेंस या सेम डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ट्रैवल हो रहा हो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, कि जो आपका स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म हो रहा है, यानी कि वो बदल नहीं रहा है, वो सेम चल रहा है भाई। देखो ए से लेके इस पॉइंट तक 2 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, 20 सेकंड में आपने ट्रैवल कर लिया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगेन आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर से आपने 20 सेकंड में ट्रैवल किया। तो आप क्या चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्पीड थी वही स्पीड यहाँ पे भी होगी भाई। देखो जिस स्पीड से इसने आपका यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपको पहुँचाया, उसी स्पीड से इसने यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पहुँचा दी। क्योंकि देखिए सेम डिस्टेंस दोनों का सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ट्रैवल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। सेकंड हमारा आता है, फोर्थ हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म या कह सकते हैं वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जब आपका जो चीज़ है, जो स्पीड है, जो वेलोसिटी, वो क्या हो, चेंज हो रहा हो बार बार, वो सेम ना रहे। सेम कब नहीं रहेगा, जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लो देखो ए से लेके पी तक, ए टू पी 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। आपको इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में 20 मिनट का टाइम लगा। फिर पी से लेके क्यू तक 20 किलोमीटर आपने 20 मिनट में ट्रैवल किया। फिर क्यू से लेके बी तक आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया 20 मिनट में। तो आप देखो यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सारे सेम हैं। टाइम इंटरवल क्या है, दोनों सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं वो क्या है, सेम है, 20-20 मिनट के हैं। लेकिन जो इन टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है, वो क्या है, वो अलग अलग है, वो क्या है, अनइक्वल है। जैसे यहाँ पे देखो 20 मिनट में 15 किलोमीटर हुआ, यहाँ पे 20 मिनट में 20 किलोमीटर, यहाँ पे 20 मिनट में सिर्फ 10 किलोमीटर। यानी कि आप देखो ए टू पी जो आपकी स्पीड या जो आपकी वेलोसिटी वो क्या हुई, कम हुई। पी टू क्यू देखो 20 किलोमीटर में उसने 20 जो है मिनट आपको ट्रैवल करा दिया। क्यू टू बी 20 मिनट में उसने आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करा दिया। यानी कि आपकी जो स्पीड है वो क्या है, कम हो गई है, ठीक है। अब देखिए इन सारे केसेस में आप देख रहे हो कभी स्पीड घट रही है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी फिर से घट गई। यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या है, आपकी वेरिएबल है, स्पीड आपकी बदल नहीं रही है, स्पीड आपकी बदलती ही जा रही है बार बार, ठीक है। वेलोसिटी आपको मैंने अभी बता दिया, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। मीटर पर सेकेंड कब यूज़ किया जाएगा, जब आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जा रहा हो।
किलोमीटर पर सेकंड जब आपका लार्ज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जा रहा हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब फिक्स डायरेक्शन में आप जब मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए, रियल लाइफ में हम लोग एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने जब भी अपनी साइकिल चलाई हो, आपने कार चलाई हो, आपने बस चलाई हो, या आपने कोई भी स्कूटी, मोटर बाइक, कुछ भी आपने चलाया हो, तो आप क्या करते हो, एक्सेलरेटर जो आपका होता है उसको आप उस पर ग्रिप करते हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो आपकी वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, चेंज होने लगे। और वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन करोगे। सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, आपका टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर बाय सेकेंड का स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो ये कार यहाँ पर है, ठीक है। ये कार अभी मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरुआती वेग, शुरुआत जहाँ से हो रही है आपकी स्पीड की, वेलोसिटी की, ठीक है। अब देखो 5 सेकंड के बाद, देखो 5 सेकंड के बाद क्या हुआ कि आपकी जो कार है वो कहाँ पे पहुँच गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँच गई। किस स्पीड से पहुँच गई, किस वेलोसिटी से पहुँच गई, 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से पहुँच गई। ये क्या हो गई, आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने कितना अपने कार को एक्सेलरेट किया कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंच गई। भाई आपने स्पीडोमीटर देखा है ना अपने कार का, बाइक का, स्कूटी का, वो क्या होता है, आपको बताता है कि पहले आप 0 पे होते हैं ऐसे, फिर थोड़ा आप बढ़ते हो तो आपका 10 मीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर सेकंड, फिर 30, फिर आपका क्या आ जाता है, 40, यानी कि इकोनॉमी आ जाता है। तो ये आप धीरे धीरे जो बढ़ रहे हो, इसको अगर आपको 0 से 10 पे जाना है या 10 से 30 पे जाना है, तो आपको एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। आपको अपने एक्सेलरेटर को घसीटना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा ही नहीं, आपका चेंज इन स्पीड होगा ही नहीं। आप तो उसी स्पीड पे चलते रहोगे, आप 10 पे ही चलते रहोगे, उल्टा कम हो जाओगे आप, अगर आप एक्सेलरेशन नहीं लोगे। इसीलिए एक्सेलरेशन हमारा ज़रूरी होता है। अगर एक्सेलरेशन हमको निकालना है कि भाई हमने कितना एक्सेलरेट किया अपनी कार को, अपनी बाइक को, अपने स्कूटी को, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है उसको माइनस कर देंगे इनिशियल से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे टाइम से। देखो यहाँ पे जो हमारा फाइनल है वो क्या है, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है। 12 मीटर पर सेकंड को हम लोगों ने माइनस कर दिया 2 मीटर पर सेकंड से, और टाइम कितना लगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड का, हमने 5 सेकंड से इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो 12 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड माइनस हो तो कितना बचा, 10 मीटर पर सेकंड अपॉन में 5 सेकंड। अब देखो 5 से ये 10 2 टाइम्स कट गया, एस से एस की मल्टीप्लाई होगी, यानी कितना हो गया, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए जो इसकी यूनिट होती है वो होती मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के भी हमारे फर्दर 2-3 क्लासिफिकेशंस और होते हैं। सबसे पहला होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि आप समझ गए इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम स्मॉल टाइम के लिए, एकदम स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग जो एक्सेलरेशन करते हैं उसकी बात करते हैं। मान लो आप जो स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, आपकी स्कूटी अभी चल रही है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। आपने एकदम छोटे टाइम के लिए, यानी कि आपने मान लो 2 सेकंड के लिए आपने एक्सेलरेटर जोरा थोड़ा सा बढ़ाया, तो आप पहुँच गए मान लो 11 किलोमीटर पर आवर पे। तो आप देखो स्कूटी में आप अगर 10 से 11 पहुँच गए तो ये ज़्यादा बड़ा आपने स्पीड नहीं बढ़ा दिया है, आपने तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई थोड़े टाइम के लिए। मान लो ये आपने जो स्पीड बढ़ाई है ये 2 सेकंड के लिए है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये बहुत छोटा टाइम है, ये बहुत छोटा समय है। यानी कि एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कैसे निकलता है, dv/dt। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है आपका। d क्या टेंड्स टू 0 नॉट एग्जैक्ट 0, यानी कि एकदम स्मॉल वैल्यू। d क्या है, एकदम स्मॉल वेलोसिटी, या कह सकते हैं हम लोग टाइम, एकदम छोटे समय और टाइम के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे d। अब देखो और इसके टाइप्स होते हैं हमारे एक्सेलरेशन के, 2 ही टाइप्स बचे हैं बस। एक देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड है हमारा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है,
दूसरा होता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी जब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर देते हैं अपने व्हीकल में तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। देखो देखो भाई, जब आपका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा तो आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी बढ़ने का रीज़न क्या है, जब आप एक्सेलरेटर को ग्रिप करते हो तभी तो आपकी वेलोसिटी, जब आपकी स्पीड बढ़ती है, नहीं तो क्या वो भूत आपका स्पीड को तो बढ़ाता नहीं है। यानी कि जब आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी यहाँ पे कठिन नहीं है। अब अगर आप एक्सेलरेशन लोगे ही नहीं, आप एक्सेलरेटर आप दबाओगे ही नहीं, तो क्या होगा, आपका स्पीड घटने लगेगा। या आपने अगर चलते चलते आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी कि आपका एक्सेलरेशन बेसिकली कम हो जाएगा। देखो एक्सेलरेशन कम तब होगा जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया हो, या आप जो वेलोसिटी को ही कम कर दे रहे हो, आप वेलोसिटी छू ही नहीं रहे हो तो वेलोसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये आपका इस वीडियो का। देखिए इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यानी कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि एकदम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तब हम लोग की जो इक्वेशंस बनती हैं वो क्या बनती हैं, सबसे पहली v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस हमारी तब बनती हैं जब हमारा जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो हमारा, यूनिफॉर्म हो, तभी ये तीनों इक्वेशंस हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं जैसे v u s a, ये सारी क्या हैं। ठीक है, इनको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो v है वो आपकी, आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी है आपका। जो आपका u है वो आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हो, दोनों बात एक ही है। अब क्या बचा यहाँ पे, a क्या है आपका, एक्सेलरेशन है, a फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए t क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन। ओके, तो ये आपकी तीनों इक्वेशंस हो गई जब आपका जो एक्सेलरेशन वो क्या है, यूनिफॉर्म है, और ये यहाँ पे इन टर्म्स का मतलब हो गया। ये तीनों इक्वेशंस का अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे, मान लो ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है आपका फाइनल पॉइंट, यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी है। ए से लेके बी तक, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो दूरी, जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं एस है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में जो आपको टाइम लगा उसको मान लेते हैं टी है। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने इन तीनों इक्वेशंस को बनाया है। ठीक है, यहाँ वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है। चलिए बारी बारी से अब हम लोग इनके डेरिवेशन के ऊपर बात करते हैं कि इनका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर आपको इन तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन करना है तो आपको इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। ये जो ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। भाई देखो आप सब लोग जानते हो कि आपका जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, जीरो होती हैं। दोनों जो कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स वाई होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, जीरो होती है। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या है आपका वेलोसिटी, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या है आपका टी, यानी कि आपका वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या है, जीरो, टाइम भी क्या है आपका, जीरो है। ठीक है, अब देखो यानी कि बेसिकली क्या है, यहाँ पे पार्टिकल आपका रेस्ट पे, पार्टिकल आपका रुका हुआ है। तो देखो मान लेते हैं कि ज़ीरो पे आपका कोई पार्टिकल है,
उसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसने जीरो से आगे बढ़ना शुरू किया। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लेते हैं क्या है, यू है। भाई देखो, आपकी जो कार है, आपका जो बाइक है, उसमें क्या होता है, जो स्पीडोमीटर होता है कुछ इस प्रकार से ही होता है ना। कैसे होता है, 0, फिर 10, फिर क्या होता है 20, फिर क्या होता है 30, फिर क्या होता है आपका 60, ऐसे तो होता है। तो मान लो आप अभी रेस्ट पे थे, इसका मतलब क्या, आपकी कार रेस्ट पे। मान लो आप धीरे धीरे आपने चलना शुरू किया, तो ये जो 10, आप मान लो 10 पे पहुंच गए, तो 10 आपकी क्या है, 10 आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। भाई अभी आपने चलना शुरू किया है रेस्ट से, तो यू आपकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब देखो यू से फिर इसने क्या किया, एक्सेलरेशन पकड़ लिया, यू से इसने अपने एक्सेलरेटर को घसीट दिया, तो इसका जो एक्सेलरेशन वो बढ़ गया, एक्सेलरेशन बढ़ गया यानी वेलोसिटी भी बढ़ गई। मान लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर आपकी वेलोसिटी थी, इस पॉइंट पे पहुंच के हो गई भाई 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका, ये आपका एक्सेलरेशन हुआ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यू से लेके वी तक आपका क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। यहाँ पे आपका क्या है, वी है, उसी को हम लोगों ने सामने कर दिया। देखो वी यहाँ पर है यानी कि वी यहाँ पर है, बात वही है। देखिए जिसके सामने जो चीज़ है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे मैच कर दिया है, थोड़ा सा ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, वी है, ठीक है। अब देखो अगर हमको ये टर्म निकालनी है, ये लाइन निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी से यू को माइनस कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। भाई क्यों निकलेगी, देखो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी गणित है, यहाँ पे कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए ये आपका v है, ठीक है, एंड ये आपका यहाँ पे u है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये दिया गया है। आपसे वो पूछ रहा है भैया कि ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस का आप कैसे निकलेगा भाई, v से। देखो टोटल ये क्या है, v से हम लोगों ने u को माइनस कर दिया तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। वही काम यहाँ पे हुआ है। देखो ये पूरा आपका क्या है, यहाँ तक v में क्या है, इतना पूरा जुड़ के यहाँ पे u हो गया है। अगर हमको ये वैल्यू चाहिए, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हमको वैल्यू चाहिए, तो क्या कर देंगे, v में से u को माइनस कर देंगे तो हमको v माइनस यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं। हाँ एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस पॉइंट से लेके, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो हमारा टाइम लगा है वो लगा है t, उसको हम लोगों ने t मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिया, तो हमको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। चलिए इसी राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशंस को डिराइव कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप सब लोग जानते हैं। अब ये टेन थीटा कहाँ से यहाँ पे आ गया, देखो जब भी आपको अपने ग्राफ में ये लाइन आपको देखने को मिले तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो स्लोप को जब भी निकाला जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टेन थीटा को यूज करते हैं। और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो आप यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये वो क्या था, v माइनस यू, एंड जो बेस है, जो बेस है इस ट्राइंगल का वो क्या है, t है। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि v माइनस यू अपॉन बेस यानी कि कितना, t। तो आप सब लोग जानते हो कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आता है ना, आप सब लोग जानते हो। a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, फॉर्मूला आप पीछे पढ़ के आए हो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या हो गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पे ये u क्या है, माइनस में, इसको उधर भेज दिया तो प्लस में हो गया, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी मोशन की यहाँ पे इजीली एकदम आसान से डिराइव हो गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, a है ये। अब देखो s यानी कि हम लोग का क्या है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपको इसको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, देखो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पे आपका थीटा एंगल था, एंड यहाँ पे आपका नीचे टाइम का वैल्यू हमको दिया हुआ था। ये पूरा क्या था, आपका टाइम का वैल्यू था, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखो ग्राफ को दिखाता हूँ मैं आपको, ग्राफ को देखिए। देखो ये पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा क्या है,
एरिया अंडर वी टी ग्राफ है, देखो ये पूरा एरिया, जो ट्राइंगल और जो रेक्टेंगल है, ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, वी टी ग्राफ के अंदर ही तो आ रहे हैं। तो जब भी आपको एस निकालना हो, जब भी एस निकालना हो यानी कि आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो आप क्या करते हो, एरिया अंडर वी टी ग्राफ को आप निकाल लेते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो एरिया निकलेंगे, एक एरिया ट्राइंगल का निकलेगा और एक एरिया रेक्टेंगल का निकलेगा। भाई ये देखो ना, ये देखो ना, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, एंड ये आपका क्या है, क्या है, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि यहाँ पे दो एरियाज़ हैं, दो एरियाज़ हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों एरियाज़ को हम लोग सेपरेटली निकाल के ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, यानी कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ। ठीक है, तो देखो ये हम लोगों ने उसी फिगर से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या था, आपका ओरिजिन था आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, u है। ये आपका क्या है, टाइम था। ये क्या था, v माइनस यू था। ठीक है, अब देखो अगर हमको एरिया वन निकालना है, एरिया वन यहाँ पे क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला तो सब लोग जानते ही हो। बेस यहाँ पे क्या है, इन दोनों का कॉमन है, ट्राइंगल का भी कॉमन है और रेक्टेंगल का भी कॉमन है, क्या है, t। ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि जो हाइट है वो क्या है, v माइनस यू। तो देखो हाफ बेस की जगह पे रख दिया t एंड हाइट की जगह पे क्या रख दिया, v माइनस यू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एरिया नंबर 2 जो कि क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, u दी हुई है, एंड जो हमारी ब्रेथ है वो क्या दी हुई है, हमें t दी हुई है। l इंटू भी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, यानी कि कितना हो गया, u इंटू टी, यानी कि ut। अब हम लोगों ने इन दोनों एरियाज़ को क्या कर दिया, s इज़ इक्वल टू a1 प्लस a2 कर दिया। तो देखो a1 क्या निकल कर आया था, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, एंड ये देखिए आपका a2 अभी निकल कर आया। इन दोनों एरियाज़ को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हमको ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक्सेलरेशन का, क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो आप यहाँ पे देखो v माइनस यू की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे ए टी रख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ भाई। वो देखिए दोनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप चाहो तो इसकी जगह पे इसको भी रख सकते हो, तो हम लोग इसी को रखते हैं यहाँ पे। तो देखो s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी, वी माइनस यू की जगह पे क्या रख दिया, ए टी रख दिया, प्लस में क्या है, यू टी है। तो अब आप देखो, देखिएगा यहाँ पे इस t से इस t की मल्टीप्लाई हो गई तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए सेकेंड इक्वेशन आपका मोशन का डिराइव हो गया, कितने मज़े से डिराइव हो गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारी क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे डिराइव होगी, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्या है, अभी हम लोग ने ऊपर ही निकाली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम लोग को क्या करना है, देखो अब यहाँ थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन हम लोग को डिराइव करनी है उसमें आपको कहीं पे t दिख रहा है, कहीं पे भी आपको t दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में t को क्या करना है, निगलेक्ट करना है, t को हमको किसी भी तरीके से यहाँ पे हटाना है। तो t को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू की जगह पे कुछ और रखना पड़ेगा, t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। फिर से देखो भाई हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकला था अभी ऊपर, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, इस a को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इस इक्वेशन में अब हम लोग t की जगह पे इस वैल्यू को रख देंगे, क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमको नई वैल्यू मिल जाएगी। देखो जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में t था वहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया, v माइनस यू अपॉन में a, v माइनस यू अपॉन में a। तो देखो s इज इक्वल टू u v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, t का स्क्वायर था यहाँ पे, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो इस u की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये यू वी और यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में a प्लस। अब यहाँ पे आप देखो इस इक्वेशन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अब मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ। s इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, यू वी
माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में कितना है ए प्लस हाफ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए है इनटू में v माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए a से इसका स्क्वायर कट गया, यानी कि हमको कितना मिल गया यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस में देखो 2 की मल्टीप्लाई a से कितना हो गया, ये 2a हो गया इनटू में v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ पे a की जगह पे क्या है v, b की जगह पे क्या है यहाँ पे u है। बस इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो अब देखो देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, s इज इक्वल टू यू वी यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस में 2a, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस में 2vu। ओके, अब देखो s के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखो इस टर्म की 1 से मल्टीप्लाई हुई यानी कि सेम s की मल्टीप्लाई हो गई a से, यानी कि क्या हो गया ये as इज इक्वल टू यू वी माइनस में यू स्क्वायर प्लस में 1/2a इनटू में क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस में 2vu। ठीक है, चलिए अब देखो हम लोगों ने क्या किया, बारी बारी से 1/2 की मल्टीप्लाई पहले वी स्क्वायर से कराई, फिर यू स्क्वायर से कराई, फिर माइनस 2uv से कराई। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई हम लोगों ने बारी बारी से इन तीनों से कराई है। ठीक है, इन तीनों टर्म से कराई है, करा देते हैं। देखिए as इज इक्वल टू, ये टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगी, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस में, सॉरी ये v था, ठीक है ये u है, यू स्क्वायर अपॉन में 2a माइनस में 2vu अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन सब में, इन सब के डिनोमिनेटर में a कॉमन आ रहा है, यानी कि a को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। a को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। a को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देखिए as इज इक्वल टू यू वी यू स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, a को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में यू स्क्वायर अपॉन में 2a माइनस में vu। अब देखिए इस vu से ये वाला vu हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों क्या हैं, अपोजिट साइन के, ये प्लस का था ये माइनस का था, इसलिए हम लोगों ने इनको काट दिया। हम लोग क्या करते हैं, अब जो हमारे सेम टर्म के कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। देखिए माइनस यू स्क्वायर यहाँ पर है, इस टर्म को हम लोग इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यू स्क्वायर अपॉन में कितना 2, क्योंकि a यहाँ पे बाहर निकल चुका है कॉमन, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे हम लोग की बच गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा as इज इक्वल टू, नीचे 2 ऊपर कितना बचेगा 2u स्क्वायर माइनस का प्लस का u स्क्वायर प्लस में क्या है v स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखो माइनस का 2u स्क्वायर से जब u स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बचेगा as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का अपॉन में कितना 2 प्लस में v स्क्वायर अपॉन में कितना 2। अब यहाँ पे आप अगेन देखो 1/2 दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, यानी क्या करते हैं हम लोग 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2as से, तो कितना मिल जाएगा हमको 2as इज इक्वल टू, देखो इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो, तो कितना मिल जाएगा हमें यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। एंड क्या यही हमारी इक्वेशन थी, देखिए डिराइव हो गई, सिंपल। ये इक्वेशन हमको डिराइव करनी थी, सेम इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई। ठीक है, बस क्या किया हम लोगों ने, टी को सबसे पहले निगलेक्ट किया एंड हम लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। तो बेसिक अगर मैं आपको बताऊँ तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको बेसिक चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए,
सबसे पहला चीज़ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। ये फार्मूला आपके तीनों इक्वेशंस में यूज़ हो रहा है। दूसरा चीज़ आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको क्या यूज़ करनी है, वो यूज़ करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इन तीनों फार्मूलाज को आप याद करिए, आपकी तीनों इक्वेशंस एकदम आराम से डिराइव हो जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक वीडियो का, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्स। तो चलिए उनको जानते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं एंड कैसे हम लोग उनके जरिए एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी निकालते हैं। ग्राफ्स को समझने से पहले हम लोग का एक और टॉपिक आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है। देखो जब भी आप किसी भी बॉल को, मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको क्या करो, ड्रॉप कर दो किसी भी एक हाइट से। तो आप देखिए मान लेते हैं ये बॉल किसी हाइट पे है, आपने इस बॉल को अपने टेरेस से ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या कर लेगा, ये इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट टू ग्रेविटी ट्रैवल कर रहा है। तो जब भी आप किसी भी बॉल को स्ट्रेट टू ग्रेविटी छोड़ देते हो, तो वहाँ पे जो हमारा ए का वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस जी हो जाता है। क्या हो जाता है, ए का वैल्यू माइनस जी हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो बॉल को एक्सेलरेशन मिला है ये किसके जरिए मिला है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पे नहीं फेंका गया, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपने बॉल क्या फेंका है, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका है, तो आपका यही वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा। अगर आपने बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका तो आपका यही वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ है, तब आप समझ जाना कि आपने बॉल कहाँ फेंकी है, स्ट्रेट टू ग्रेविटी फेंकी है, यानी कि आपकी वैल्यू जी हो जाएगी माइनस, ठीक है। अगर हम लोग इसकी इक्वेशंस की बात करें तो देखो जिन इक्वेशंस में आपका ए आता है तीनों में, मान लेते हैं पहली इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो ए की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस जी पुट कर देंगे जब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, यानी कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये हो गई हमारी ग्रेविटी वाली इक्वेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड की बात कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ए की जगह पे फिर से माइनस टी पुट कर दो, u माइनस वन अपॉन में कितना, जी टी स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, ए की जगह पे माइनस जी को पुट कर देना, कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो, ड्यू टू ग्रेविटी हो, ठीक है। आप समझ गए इस बात को, वैल्यू आप याद कर लीजिए, 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं ग्राफ्स की। तो देखिए बेसिकली जो ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे वो तीन प्रकार के होंगे। एक या तो होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग एक्स टी ग्राफ कहते हैं। एक्स यहाँ पे डिस्टेंस भी है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड जो ग्राफ देखने को मिलता है वो होता है वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वी टी ग्राफ कह देते हैं, क्या कहते हैं, वी टी ग्राफ, ठीक है। थर्ड जो लास्ट ग्राफ आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग ए टी ग्राफ कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ए टी ग्राफ कहते हैं। तो देखो जो आपका एक्स टी ग्राफ होता है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है, उसके जरिए हम लोग वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी स्पीड जो आपका, वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ आपका होता है, उसके जरिए हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए एक सेकेंड, देखिए ग्राफ को आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। देखो ग्राफ्स आपके तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए एक्स टी ग्राफ से आप वी टी यानी कि वेलोसिटी निकाल सकते हो, वी टी ग्राफ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे, देखो देखो मान लो कोई ग्राफ है आपका, एक्स टी ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का आपका ग्राफ है, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे, वेलोसिटी या स्पीड निकालोगे। क्या निकालोगे, वेलोसिटी या स्पीड। क्या निकाल लोगे आप, वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास वेलोसिटी या स्पीड का ग्राफ है, ठीक है, वी टी आपके पास ग्राफ है, वेलोसिटी स्पीड एंड टाइम का ग्राफ है,
तब आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। चलिए इसी की मदद से अब हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके कार्टेशियन सिस्टम में स्लोप आपको कहीं पे भी दिखने लगे, कहीं पे भी आपको स्लोप दिखे, तो आपका क्या मतलब है कि स्लोप का मतलब है tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन ग्राफ, एक्सटी ग्राफ यहाँ पे हमको दिया गया है, उसमें हम लोग को पूछ रहा है कि स्पीड फाइंड करो। ठीक है, एक्सटी ग्राफ है ये, देख सकते हैं आप एक्सटी ग्राफ है, जहाँ पे स्लोप कुछ इस प्रकार से है, ये स्पीड का स्लोप है, हमको स्पीड पूछ रहा है। यहाँ पे हमको थीटा यानी कि जो एंगल दिया गया है स्लोप और टाइम के बीच में, वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्पीड कैसे निकलेगा, स्लोप से निकलेगा, क्योंकि देखो स्लोप आपका स्पीड ही तो है, ये जो स्पीड है ये आपका क्या है, ये स्लोप ही तो है, कुछ और थोड़ी ना है। ठीक, चलिए तो स्पीड कैसे निकलेगा, हमारा tan थीटा है, tan थीटा 30 डिग्री हमको दिया गया है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड। आप सब लोग जानते हो कि स्पीड दो ही चीज़ों में मेजर की जा सकती है, दो ही यूनिट्स में मेजर की जा सकती है, किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन समझ गए। एक्सटी ग्राफ की मदद से हम लोग स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हमको वीटी ग्राफ दिया गया, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, इन द गिवन ग्राफ वीटी ग्राफ फाइंड एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ हमको दिया गया और एक स्लोप है किसकी, एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म एकदम स्ट्रेट चल रहा है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है। ठीक है, स्लोप यहाँ पे किसके बराबर है, आपके एक्सेलरेशन के बराबर है। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, tan थीटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा हो गया। थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कितना निकल आया, √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमको फिर से एक्सटी ग्राफ दिया गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है, समझिए। इन दी गिवन ग्राफ, एक्सटी ग्राफ है, हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। देखो एक्सटी ग्राफ है ये, हमको यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पार्टिकल है वो हमारा क्या है, रेस्ट पे है। पार्टिकल यहाँ पे मूव ही नहीं कर रहा है। पार्टिकल किस पे, यहाँ पे रेस्ट पे। पार्टिकल यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। तो देखो देखो यहाँ पे क्या ये स्लोप बन रही है, स्लोप बन ही नहीं रही, यानी कि यहाँ पे स्लोप क्या है आपकी, 0। स्लोप 0 यानी कि आपका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ये जो आपका ये बन रहा है लाइन, ये क्या है, वेलोसिटी का लाइन है। तो जब यहाँ पे कोई स्लोप ही नहीं है तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूले से निकालने का मन कर रहा है तो आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कोई एंगल बन रहा है, इस स्ट्रेट लाइन में कोई आपका एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। एंगल तभी बनेगा जब स्लोप हो। स्लोप यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि जो आपका पार्टिकल वो किस पे, रेस्ट पे, वो मूव कर ही नहीं रहा है, वो मोशन कर ही नहीं रहा है। इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की जगह पर रख दिया 0 डिग्री, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमको दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है, जब एंगल आपका इंक्रीज़ करने लगे, यहाँ पे एक एक्सटी ग्राफ है, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, ये जो स्लोप है ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि एंगल पहले यहाँ पे छोटा था, फिर यहाँ पे एंगल इससे बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज़ हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब आपका एंगल इंक्रीज होगा, यानी कि आपका tan थीटा, आपका स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, तो जब आपका थीटा बढ़ेगा तब आपका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका थीटा एंगल बढ़ रहा है तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या दिया गया है कि जब आपका एंगल, जो आपका एंगल वो क्या होने लगे, कम होने लगे, डिक्रीज़ होने लगे, तब क्या होगा, तब आपका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, ये इंक्रीज़ क्यों बना हुआ भाई, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ होगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ये स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये स्लोप घटता चला जा रहा है। ये स्लोप ऐसे गया फिर ऐसे कम हो गया। तो देखो एंगल यहाँ पे पहले बड़ा था, फिर इससे छोटा हो गया, फिर इससे छोटा हो गया, फिर तो गायब ही हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे तो क्या हो गया, इस पॉइंट पे थीटा इक्वल टू 0 हो गया।
यानी कि जब आपका थीटा, जब आपका जो एंगल है वो क्या होने लगे, छोटा होने लगे, एंगल डिक्रीज होने लगे, तब आपका वेलोसिटी भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। भाई सिंपल सा बात है, क्योंकि तुम टेन थीटा की जगह पे क्या रखोगे, थीटा का वैल्यू रखोगे, और अगर थीटा का वैल्यू ही कम होने लगा तो आपका स्लोप यानी कि वेलोसिटी भी कम होने लगेगा। सिंपल सी बातें हैं भाई, कुछ भी कठिन नहीं है। समझ पा रहे होंगे आप बात को। तो इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं हमारे एक बेहतरीन से सवाल के साथ। भन्नाट सवाल है ये। देखिए क्या सवाल है ये। इन दी गिवन ग्राफ ए एंड बी आर टू पीपल्स, फाइंड देयर स्पीड। देखिए यहाँ पे आपको एक्सटी ग्राफ दिया गया है और दो पीपल हैं। एक आदमी खड़ा हुआ है ए पे, एक आदमी खड़ा हुआ है बी पे। चलिए मैं आपको इसको समझा ही देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे पेपर में आपको समझा देते हैं इसको, क्वेश्चन को। देखो आपको कुछ इस प्रकार से ये एक्सटी ग्राफ दिया गया है। एक पर्सन ए यहाँ पर है, एक पर्सन बी यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट से इन लोगों ने चलना चालू किया तो ये यहाँ पे पहुँच गए और ये यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि जो ए है इसका जो एंगल बन रहा है स्लोप का, वो बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये पूरा एंगल ए का बन रहा है। एंड जो बी का एंगल बन रहा है स्लोप का, वो कितना बन रहा है, सिर्फ इतना बन रहा है। ए का एंगल क्या है, थीटा ए, बी का एंगल क्या है, थीटा बी। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि थीटा ए इज़ ग्रेटर देन थीटा बी। अगर एंगल बड़ा है ए का बी से, यानी कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए, वो भी क्या होगी, बड़ी होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ बी से। भाई सिंपल सी बात मैंने अभी ऊपर तुमको बताया ना कि जब एंगल बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर ए का वेलोसिटी यानी ए का एंगल बड़ा है तो ए का वेलोसिटी भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, स्पीड वेलोसिटी बात एक ही है। हमसे वो पूछ रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। हमको यहाँ पे इनके स्पीड्स का रेशियो बताना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा भाई, रेशियो कैसे निकलेगा। देखो क्या किया गया यहाँ पे। देखो आप सबको पता है कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, tan थीटा, जो कि किसके बराबर है, आपके स्पीड के। किसके बराबर है, आपके स्पीड के या वेलोसिटी के। बात एक ही है, स्पीड वेलोसिटी, आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। हमको रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू। अब देखो स्पीड ऑफ ए का जो हमारा एंगल निकलेगा वो कितना निकलेगा, tan थीटा ए अपॉन में tan थीटा बी। स्पीड ऑफ बी के लिए tan थीटा बी हो गया। थीटा ए का वैल्यू कितना दिया गया था हमको, 60 डिग्री। थीटा बी का वैल्यू कितना दिया गया था, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। वैल्यू सिंपली पुट कर दो। थीटा ए हमको कितना दिया गया है, 60 डिग्री। थीटा बी कितना दिया गया हमें, 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan 30 डिग्री कितनी होती है, 1/√3। अब √3 से √3 की मल्टीप्लाई यानी कितना हो गया, ये 3 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या निकल कर आ गई, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। इन दोनों बंदों की ए एंड बी की स्पीड्स का रेशियो निकल कर आ गया। क्यों निकला आप समझ गए, ठीक है। तो भैया इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर था ये मैं मान लेता हूँ कि अब ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो चलिए फिर आउटरो देखते हैं वीडियो का। तो आपको जानकर बहुत ज़्यादा ही खुशी होने वाली है कि इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है विद इन 1 आवर या 1 आवर से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा होगा, लेकिन इस 1 घंटे में आपने पूरा चैप्टर सीख लिया है। जितने भी आपके मोशन के टर्म्स हैं, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जितनी भी आपकी बातें थी, ग्राफ्स आपके हो गए, डेरिवेशंस आपके हो गए, इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जाता है, सारी बातें हम लोगों ने सिर्फ एक ही वीडियो में सीख ली है। तो अब आपका सिर्फ एक काम बनता है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए इस वीडियो में कि आपको और कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए और कौन कौन से आपको चैप्टर्स में दिक्कत है फिजिक्स के। उन सब के ऊपर मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।